हाँ जी बच्चों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं एसएससी जीडी 2026 का 7 फरवरी 2025 का जो शिफ्ट 1 हुआ था, उसके जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस। तो चलिए, टारगेट आप अपना 20/20 का रखिएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से क्लियर करिएगा। 20 में से 20 आपका होना चाहिए, और यदि 20/20 नहीं होता है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो चलिए, हम लोग बिना देरी किए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि प्रकृति में संसाधन असीमित मात्रा में होते तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस स्वरूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लॉजिस्टिक वृद्धि, चरघातांकीय वृद्धि, वहन क्षमता, या फिर जनसंख्या विस्फोट। तो बच्चों बताइए कि प्रकृति में संसाधन असीमित मात्रा में होते तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, इस स्वरूप को जो है घातांकीय चर घातांकीय वृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, जो चर घातांकीय वृद्धि होती है, जनसंख्या बिना किसी रोक टोक से तेजी से बढ़ती है। इसमें अंदर वास्तविक जीवन में संसाधन समिति होने के कारण लॉजिस्टिक वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम को हराकर जीता? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों, आप अपना आंसर कमेंट में अवश्य बताइए कि 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम को हराकर जीता गया? तो टीम आपकी हारी थी पंजाब। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, पंजाब खेलों में खासकर कुश्ती, हॉकी और बास्केटबॉल के लिए जाना जाता है। पंजाब जो है बास्केटबॉल, कुश्ती और हॉकी के लिए जाना जाता है। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? आपका ऑप्शन है 15 से 22 किलोमीटर, 10 से 17 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर, या फिर 5 से 10 किलोमीटर। तो बच्चों बताइए कि महासागरीय जो पटल है वो अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो वो लगभग जो है 5 से 10 किलोमीटर तक फैली होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, महासागरीय पटल जो है महाद्वीपीय पटल से पतला और अधिक घना होता है। महासागरीय जो पटल है महाद्वीपीय पटल से पतला होता है और अधिक घना होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या फिर अनुच्छेद 46। तो बताइए बच्चों, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो है पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन से मजबूत किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो बच्चों बताइए कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली की जो उत्पत्ति है किस राज्य में हुई? तो बच्चों, वो जो है आपका केरल राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, कथकली में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो कथकली में जो है चेहरे के भाव का बहुत महत्वपूर्ण होता है। चेहरे के भाव से ही इसको किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, रक्षा या फिर भारी उद्योग। तो बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य है, जिसकी प्राथमिकता है, उसको आप बताइए कमेंट के अंदर। अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों बताइए कि हालदा महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो बच्चों, हालदा महोत्सव जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विनिमय एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? ऑप्शन है नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो बच्चों बताइए कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने विनिमय एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो बच्चों वो है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। जो यह मंत्रालय है तेल, गैस और पेट्रोलियम नीति से जुड़ा होता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय है वो गैस, तेल और पेट्रोलियम से जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? 6, 9, 8 या 7? तो बच्चों बताइए कि 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? तो लगभग आपकी 7 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। भारत में जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 में पैरा एशियन गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है चौथे, छठे, पांचवें या फिर नौवें? तो बच्चों 2023 में एशियन गेम्स में जो पैरा एशियन गेम्स में जो है भारत का जो स्थान था वो 5वां स्थान था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। भारत ने 2023 में एशियन गेम्स में 100+ पदक जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग बस्तियों की पहचान बन गए हैं? ऑप्शन है उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, लाल पॉलिश मृदभांड, काले लाल मृदभांड, या फिर चित्रित धूसर मृदभांड? तो बच्चों बताइए कि किस मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग बस्तियों की पहचान बन गए हैं? तो वो हैं आपके चित्रित धूसर मृदभांड। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। यह संस्कृति वैदिक काल से जुड़ी मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? 2023, 2020, 2021 या फिर 2022 में? तो बच्चों बताइए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो बच्चों वो शुरू किया गया 2021 में। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद या फिर राज्यपाल? तो बच्चों बताइए कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है? तो बच्चों आपका जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, जो न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की? 5, 7, 9 या 12? तो बच्चों बताइए कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की? तो वो टोटल जो है 7 प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदीश सिंह संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हैं? जैज, शास्त्रीय, गजल या फिर पॉप? तो बच्चों बताइए कि जगदीश सिंह जो है वो संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो वो जो है गजल से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। जगदीश सिंह जो है वो गजल सम्राट भी इनको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राधा श्रीधर, तपन कुमार भट्टाचार्य, उषा सेन या फिर परमजीत सामंता शास्त्री? तो बताइए कि 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है आपके तपन कुमार भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, ये जो नाटक अकादमी पुरस्कार है, इस पुरस्कार को जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए कौन सा समूह बनाया गया? ऑप्शन हैं खिलाफत समिति, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो बच्चों बताइए कि 1919 में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए कौन सा समूह बनाया गया? तो वो आपका समूह था, खिलाफत आंदोलन का समूह था खिलाफत समिति। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अली बंधुओं ने किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही संतुलन रासायनिक समीकरण है? ऑप्शन है 2C4H10 + 12O2 से 8CO2 + 10H2O पहला है। बी है 2C4H10 + 13O2 से
8CO2 प्लस 10H2O। अगला है 2C4H10 से 10O2 से 8CO2 प्लस 10H2O। फिर अगला डी है C4H10 प्लस 13O2 से 4CO2 प्लस 10H2O बना है। तो आप बताइए कि कौन सा रासायनिक समीकरण सही है, संतुलित है। तो बच्चों आपका जो रासायनिक समीकरण है वो बी वाला सही है। आप इसको देख लीजिए, 2C4H10 और प्लस 13O2 से जो है हमारा 8CO2 और 10H2O का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है, दोनों ओर परमाणुओं की जो संख्या है समान हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शन है मोहन यादव, रवि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रीति सूदन, मनोज उपाध्याय। तो बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर बताइए कि 1 अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने। तो बच्चों वो बने हमारे प्रीति सूदन जी, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, यूपीएससी जो है भारत की शीर्ष भर्ती संस्था है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सिक्किम की जो है जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, सिक्किम जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य भी है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था, हमने 20 प्रश्नों का समूह आपको दे दिया। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, जो भी नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और जो भी अगर थोड़ी बहुत आपको गलतियां भी लगे तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए, आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करिए। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप बोलिएगा, तो मैं रीजनिंग और मैथ का भी बहुत जल्द ही जल्द आपको दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।